Hello everyone, welcome to Ansarkari. We're continuing the series of newspaper. आज जिस टॉपिक्स पर हम चर्चा करेंगे वो है प्रोजेक्ट उद्भव के विषय में। उसके अलावा मसालों से संबंधित जो समस्या हाल ही में देखने को मिली थी कि किस तरह से सिंगापुर और हांगकांग के द्वारा उन पर बैन लगाया गया था, उस विषय में, उनकी क्वालिटी के विषय में नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। किस तरह से कोराल झील के विषय में, किस तरह से हम्बोल्ट ग्लेशियर से संबंधित फ्रांस के द्वारा द्वीप समूह पर किस तरह से आपातकाल लगाया गया, या फिर उससे संबंधित समस्या किस तरह से सदर्न हेमिस्फीयर में फ्रांस का द्वीप समूह स्थित है, या फिर किस तरह से वह फ्रांस का हिस्सा बना। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हेल्थ इश्यूज के बारे में, किस तरह की सुविधाएं हैं और क्या क्या बदलाव होने चाहिए। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे किस तरह से CAA जो कि 2020 में आया था, उसके लागू होने के पश्चात 2024 में प्रथम बार नागरिकों को CAA के तहत नागरिकता प्रदान की गई है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पेटीएम के विषय में, जिन्होंने श्रीलंका में के साथ कनेक्ट कर UPI के माध्यम से पेमेंट सिस्टम इंस्टॉल किया। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्किल इनोवेशन के बारे में, किस तरह से स्किल्स को प्रमोट करने के लिए, स्किल्स को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट और स्किल एंटरप्रेन्योर मिनिस्ट्री के द्वारा अलग अलग प्रकार के इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। प्रोजेक्ट उद्भव, जब हम प्रोजेक्ट उद्भव की बात करते हैं तो यह देश की सैन्य विरासत खोज रही सेना से संबंधित है। किस तरह से सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे जी के द्वारा कहा गया है कि प्रोजेक्ट उद्भव के माध्यम से हम अपने हिस्टोरिकल पैटर्न, जो कि इंडिया स्ट्रेटेजिकल कल्चर सम्मेलन में यह टिप्पणी करते हुए उनके द्वारा कहा गया था, देखने को मिला है किस तरह से हजारों 5000 साल पुराने इतिहास से जब हम युद्ध की बात करते हैं, सैन्य अभ्यास की बात करते हैं, किस तरह से समृद्ध योजना की बात करते हैं, विस्तृत विचारधारा रणनीति की बात करते हैं, यह सभी विद्यमान है। और प्राचीन ग्रंथों के माध्यम से हम बुद्धिमत्ता भी के माध्यम से उन सभी अर्थशास्त्र, उपनिषद, वेद, पुराण, युद्ध महाकाव्य के द्वारा नई नई रणनीतियां सीख सकते हैं, और उसी युद्ध कौशल को हम आज वर्तमान समय में भी सेना में सेना के द्वारा उन्हें सिखाया जा सकता है। किस तरह से ट्रेनिंग के माध्यम से उनको जमीनी स्तर पर ट्रेन किए जाने वाले सभी सेना से संबंधित व्यक्तियों को, जवानों को, अफसरों को उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वह उस रणनीति का, उस ज्ञान का, उस ऐतिहासिक विरासत को समझकर भविष्य के लिए सशक्त हो और तैयार हो सके। किस तरह से प्रोजेक्ट उद्भव के तहत प्राचीन ज्ञान को आधुनिक सैन्य शिक्षा शास्त्र, तो आधुनिक सैन्य शिक्षा शास्त्र का हिस्सा बनाया जाएगा। और उसका उद्देश्य होगा कि सेना की एक पुस्तक तैयार की जाएगी, जिसके माध्यम से उन सभी को पढ़ाया जाएगा और उन सभी रणनीति के बारे में, उन सभी ज्ञान के बारे में भारतीय सशस्त्र को और अधिक सक्षम बनाने के लिए और अधिक निपुण बनाने के लिए उन संस्कृति पहचानों का प्रयोग किया जाए। किस तरह से विरासत के माध्यम से, राष्ट्रीय संस्कृति के माध्यम से सेना का आत्मनिर्भरता और अधिक बढ़ेगी, और किस तरह से नई रणनीति और शक्ति का स्रोत बढ़ेगा, ताकि उन सभी रणनीतियों के माध्यम से, बुद्धिमत्ता के माध्यम से जो पुरानी विरासत है उनको भी बढ़ोतरी होगी। निर्यात होने वाले सिर्फ 0.2% भारतीय मसालों में ही पाई जाती है कमी। विश्व संगठन के मानकों पर पूरा उतरता है भारत के मसाले। हाल ही में देखने के लिए मिला था किस तरह से हांगकांग और सिंगापुर के द्वारा एवरेस्ट और MDH ब्रांड के मसालों को प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन क्योंकि इसमें एथिलीन ऑक्साइड की मात्रा हमें देखने के लिए मिली थी। लेकिन जब हम बात करते हैं एथिलीन ऑक्साइड की, तो देखने के लिए मिलता है किस तरह से एक यह पदार्थ खाद्य पदार्थ को बैक्टीरिया से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है, और सभी कंट्रियों के द्वारा यह प्रयोग किया जाता है। इसके ऊपर WHO के द्वारा भी कोई मानक निश्चित नहीं किया गया। जब सिंगापुर की बात करते हैं, सिंगापुर में प्रति किलोग्राम पर 50 मिलीग्राम तक एथिलीन ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा जब हम बात करते हैं कनाडा और अमेरिका की, तो कनाडा, अमेरिका और 7 mg यानी कि 7 मिलीग्राम तक का प्रयोग करते हैं। वहीं यूरोपियन संघ में 0.02% से लेकर 0.1 मिलीग्राम तक का प्रयोग किया जाता है। जापान में भी 0.01 मिलीग्राम एथिलीन ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, जबकि हांगकांग में यह पूरी तरह से प्रतिबंधित है। तो इस कारणवश हो सकता है कि भारत की खेप उन्होंने वापस भेज दी। लेकिन जब हम बात करते हैं जांच की और कमियों की, तो भारत के MDH के ब्रांड में कोई भी कमी नहीं पाई गई है, जिसका पूर्ण परीक्षण किया गया। लेकिन एवरेस्ट में कुछ कमी पाई गई, जिसकी ऊपर बोर्ड कार्रवाई स्थापित कर दी गई है।
किस तरह से उनके ऊपर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा दिशा निर्देश दिए गए जितने भी मसाले निर्यात होने वाले हैं उनके लिए प्री शिपमेंट सैंपलिंग प्रशिक्षण शुरू किया गया है, ताकि जो नीति निर्देश है, जो नियत है, उनको पूर्ण रूप से पूर्ण कर सके, मानकों पर पूरे खरे उतर सके। किस तरह से सोर्सिंग, पैकेजिंग, परिवहन, प्रशिक्षण के मामले में सभी को पूर्ण रूप से पूर्ण किया जा सके। भाई, जब एथिलीन ऑक्साइड क्या है इसकी बात करते हैं, एथिलीन ऑक्साइड के, तो मसाला बोर्ड के अनुसार एथिलीन ऑक्साइड को 10.7 सेल्सियस से ऊपर के तापमान पर ज्वलनशील रंगीन गैस होती है, जो कि कीटनाशक के तौर पर भी प्रयोग होती है। प्राकृतिक स्रोत के अलावा इसे जल जमाव वाली मिट्टी, खाद्य और कीचड़ से भी पैदा किया जा सकता है। नेक्स्ट, कांवर झील। जब हम कांवर झील की बात करते हैं तो इस विषय में हमें देखने को मिला किस तरह से प्रवासी पक्षियों के द्वारा कभी प्रवासी पक्षियों का स्वर्ग कहे जाने वाले बिहार के बेगूसराय में स्थित है कांवर झील, जो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, जिसका कारण है भूमि के अनियंत्रित अतिक्रमण और बढ़ते गंडक नदी तटबंध के कारण, जिस वजह से आर्द्र भूमि के प्रमुख जल प्रवेश में अवरुद्ध कर दिया गया है। इस वजह से यह झील धीरे धीरे से लुप्त होती जा रही है। जब झील के बारे में बात करते हैं तो यह बिहार में स्थित है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की ऑक्सो ऑक्सबो झील है। तो यहाँ देख सकते हैं एशिया की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील कौन है, तो कांवर झील है, जो कि बिहार में स्थित है। यह मूल रूप से 7,000 हेक्टेयर में फैली है, जिस यह झील प्रवासी पक्षियों के लिए मुख्य स्थल मानी जाती है, जहां पर जलाशय प्रजाति जलीय प्रजाति भी अपना घर बनाती है। बेगूसराय जिले में स्थित यह झील रामसर कन्वेंशन के तहत राज्य की पहली और एकमात्र अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि स्थापित है। तो आर्द्र भूमि रामसर कन्वेंशन के माध्यम से के अंदर कांवर झील है। वही जो एशिया की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील की बात करें तो वह भी कांवर झील है, जो कि बिहार में स्थित है। इसमें कबरताल झील के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक वर्षा पर आधारित झील है। यही जब हम ऑक्सबो झील की बात करते हैं, जो कि गंगा की सहायक नदी गंडक नदी के घुमावदार होने के कारण बनी है। जब पक्षियों के अवैध शिकार होने के कारण इसे पहले 1986 में राज्य सरकार द्वारा संरक्षित घोषित कर दिया गया था, जिसे बाद में केंद्र सरकार द्वारा एक अभयारण्य घोषित कर दिया गया। हम्बोल्ट ग्लेशियर, तो हाल ही में देखने को मिला किस तरह से वेनेजुएला ऐसा पहला देश बन गया जहां पर पूरी तरह से ग्लेशियर खो चुके हैं, जो कि पूरी तरह से पिघल चुके हैं। जो इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव ने कहा है कि किस तरह से एंडीज पर्वतमाला में वेनेजुएला का एकमात्र शेष ग्लेशियर हम्बोल्ट या ला कोरेना है। जो ग्लेशियर पूर्ण रूप से वर्गीकृत और बहुत छोटा हो गया। किस तरह से हम्बोल्ट जो है वेनेजुएला का दूसरी सबसे ऊंची पर्वत पीको हम्बोल्ट के करीब है। वहीं जब हम बात करते हैं ग्लेशियर जो है 2 हेक्टेयर से भी कम क्षेत्र में सिकुड़ गया है। इसके साथ साथ ग्लेशियर के साथ स्थान पर बर्फ जो क्षेत्र था वह पूर्ण रूप से वर्गीकृत हो चुके हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ग्लेशियर का आकार 10 हेक्टेयर होना चाहिए, लेकिन यह केवल 2 हेक्टेयर रह गया है, जिसका कारण क्लाइमेट चेंज की वजह से इस तरह की समस्या में देखने को मिल रही है। किस तरह से वेनेजुएला के श्रेया नोवादा दी मेरिडा पर्वत श्रृंखला में 6 ग्लेशियर थे, जो कि समुद्र से 5,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जिसमें से 5 पहले से ही 2011 में लुप्त हो चुके थे और अब बचा हुआ एक ही ग्लेशियर है। जब हम बात करते हैं लक्षद्वीप की प्रवाल भित्तियों के गंभीर विरंजन की, तो यह भी क्लाइमेट चेंज के कारण होने वाली समस्या। किस तरह से ICMR के द्वारा सेंटर मिशनरी मरीन सेंटर मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार अक्टूबर 2023 से लंबे समय तक चले आने वाले मरीन हीटवेव के कारण लक्षद्वीप पर प्रवाल भित्ति का गंभीर विरंजन देखने के लिए मिलता है। कोरल ब्रीचिंग की बात करते हैं तो लक्षद्वीप में समुद्री परिस्थितियों तंत्र के समक्ष खतरा उत्पन्न हो गया। किस तरह से लक्षद्वीप सागर में इससे पहले 1998 में, 2010 में, 2015 में मूंगा
विरंजन की घटना देखने के लिए मिली थी, लेकिन वर्तमान में यह और अधिक होने लगा है। किस तरह से, जब ब्लीचिंग की बात करते हैं, मूंगा विरंजन की बात करते हैं, तो यह क्या है? तो जब देखते हैं कि किस तरह से जब समुद्र का जल अत्यधिक गर्म होने लगता है, तब यह स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति में कोरल अपने उत्तकों में रहने वाले सूक्ष्म शैवाल को बाहर निकाल देते हैं। यह शैवाल उनके भोजन बनाने का उत्पादन करते हैं। किस तरह से इन शैवालों के बिना मूंगा उत्तक पारदर्शी हो जाते हैं और वह सफेद रंग के कंकाल के रूप में उजागर हो जाते हैं और उनका विरंजन हो जाता है। शैवाल के निकल जाने के बाद उनके 2 हफ्ते के अंदर मृत्यु हो जाती है। इस तरह से कोरल ब्लीचिंग की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट है, किस तरह से सिद्ध प्रसिद्ध गायिका कवि कविता कृष्णमूर्ति को लंदन में वार्षिक यूके एशिया फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड से सम्मानित किया गया। जब हम बात करते हैं किस तरह से तर्कस तर्कस का आयोजन किया गया। तर्कस क्या है? तो तर्कस एनएसजी और यूएस ट्रूप्स ने कोलकाता में आतंकरोधी ड्रिल का आयोजन किया है, जिसका नाम तर्कस है। तो तर्कस इंडिया और यूएस के बीच में होने वाला, ट्रूप्स के बीच में होने वाली एक गतिविधि है, जो कि आतंकवादी रोधी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कि किस तरह से अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, जो कि 18 मई को मनाया जाता है, जिसकी 2024 की थीम म्यूजियम फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च रखी गई है। नेक्स्ट है कि अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, जो कि 22 मई को मनाया जाता है, जिसकी थीम बी पार्ट ऑफ द प्लान रखी गई है। लाचार रोगी, लाचार सुविधाएं, तो किस तरह से देश में अनेक सरकारों में कर्मचारियों की भारी कमी देखने के लिए मिलती है। साथ साथ देख रहे हैं किस तरह से जिला सरकार जो अस्पताल है उनमें प्रशिक्षण नहीं पाया जाता है, फिर जो सेवाएं होती है वहां पर डॉक्टर की लापरवाही पाई जाती है, मशीन खराब या फिर कम उत्साह के कारण इस प्रकार की समस्या सामने आती है। हाल ही में देखने को मिला था किस तरह से दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ था। वहां हार्ट सर्जन से संबंधित और अन्य लोगों के साथ मिलकर रिश्वत लेकर कुछ खास कंपनियों के उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा था और मरीज को अवैध रूप से वसूली की जा रही थी, और उन पर आरोप था कि किस तरह से राजधानी में चल रहे अस्पताल के ऊपर ऐसा भ्रष्ट कार्य किया गया है। अगर हम इसी से अन्य अस्पतालों की बात करें, फिर जो दूर दराज है, फिर ऐसे स्थान पर, तो उनकी स्थिति क्या होगी, है सोचने वाली बात है और चिंता का विषय है। पिछले दिनों में नीति आयोग ने स्वास्थ्य पर चर्चा करते हुए एक बहुत जरूरी बात रेखांकित की थी, जिसमें कहा गया था कि हमारी देश की आबादी के हिसाब से स्वास्थ्य सेना की जो दशा है वह दयनीय है, जिसका कारण है कि जब हम देखते हैं किस तरह से जीडीपी का बहुत कम प्रतिशत हिस्सा जो है स्वास्थ्य सेवा के ऊपर खर्च किया जाता है। जब हम बात करते हैं किस तरह से भारत में 10,189 लोगों पर एक ही डॉक्टर है, जबकि जब हम विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करते हैं, तो 1,000 लोगों पर एक व्यक्ति का होना अनिवार्य है। वहीं जब नर्सों की बात करते हैं, तो 483 लोगों पर सिर्फ एक नर्स ही उत्पन्न है। तो स्टाफ के ऊपर देख सकते हैं हम कितनी बड़ी कमी देखने के लिए मिलती है। वही हम देखते हैं किस तरह से इसके अलावा जो अन्य सुविधाएं हैं वह भी पूरी तरह से नहीं मिलती। स्ट्रेचर हो गया, मूलभूत आवश्यकताएं हो गई, रोगी को इन सभी चीजों का भी लाभ नहीं मिल पाता। किस तरह से एंटीबायोटिक दवा देने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी देखी जाती है, उनके पास पूर्ण प्रशिक्षण नहीं है, जिसके कारण कभी कभी जो रक्षक दवाइयां हैं वह भी मरीज को नहीं मिल पाती, या फिर कुछ कमी के कारण उनके समस्या या फिर बीमारी या अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब भारत में डॉक्टर की उपलब्धि की बात करते हैं, तो वियतनाम और अल्जीरिया जैसे देशों से भी बदतर स्थिति यहाँ बताई गई। किस तरह से देश में 7.5 लाख सक्रिय डॉक्टर है, जिसमें गरीब स्वास्थ्य सेवा सुधार मिल मिलने का एक महत्वपूर्ण कारण है कि 140 करोड़ लोगों के ऊपर केवल 7.5 लाख डॉक्टर ही है। लोगों को किस तरह से स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, उसके लिए आयुष्मान भारत योजना, मोहल्ला क्लिनिक या जैसी अनेक सुविधाएं खोली गई, लेकिन उसके पश्चात भी जो सेवाएं लोगों तक जानी चाहिए वो नहीं पहुंच पा रही। किस तरह से जनसंख्या वृद्धि के कारण भी एक समस्या हो गई है, जिसकी वजह से गरीबी, गंदगी या फिर संक्रमण के कारण पीड़ित लोगों की संख्या बढ़ जाती है और इलाज पूर्ण रूप से नहीं हो पाता। वहीं जब हम ब्राजील, चीन, श्रीलंका जैसे देशों की बात करते हैं, तो उनकी बजाय हमारे यहाँ बहुत कम खर्च किया जाता है। पिछले एक दशक में भारतीय वृद्धि दर चीन की से अधिक रही, लेकिन जब हम बात करते हैं किस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं पर कितना खर्च किया गया, तो यह बहुत कम देखने को मिलता है। किस तरह से विभिन्न सुविधाओं को देखते हुए भी आचार संहिता के तहत डॉक्टरों को दी जाने वाली
सजा की भी रूपरेखा तैयार करनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार डॉक्टर अपने मुनाफ़े के लिए या कुछ प्रतिशत के लिए जिन कंपनियों के साथ डील करते हैं, उनके दवाइयों को, उनके प्रोडक्ट्स को अधिक बढ़ावा देते हैं, जिसकी वज़ह से लोगों को महँगी दवाई खरीदनी पड़ती है और जिनकी ज़रूरत ना होने की वज़ह से भी उनके ऊपर अधिक दाब पड़ता है, फिर वह अपनी दवाई का बीमारी का पूर्ण रूप से इलाज नहीं कर पाते। इसलिए ज़रूरी है कि उनके ऊपर भी बदलाव किए जाए। जब हम जेनेरिक मेडिसिन की बात करते हैं, किस तरह से जेनेरिक मेडिसिन को बढ़ाया जाए ताकि लोगों को कम अ, खर्च के अंदर वह सारी सुविधाएँ प्रदान की जा सके। जेनेरिक मेडिसिन के माध्यम से भी हमें यह देखना होगा कि किसी सुनिश्चित कंपनी की एकरूपता स्थापित ना हो, जो कि पूर्ण रूप से हो। इसलिए कॉम्पिटिशन कमीशन का रोल भी यहाँ बढ़ जाता है कि इस तरह से अलग-अलग कंपनियों के द्वारा बनाई जाने वाली जेनेरिक मेडिसिन्स को बाज़ारी स्तर पर उपलब्ध कराया जाए और डॉक्टरों को यह निश्चित करना हो कि वह जेनेरिक मेडिसिन को प्रदान करेंगे, जो कि जब हम देखते हैं किस तरह से जेनेरिक मेडिसिन में और किसी अ, कंपनी द्वारा निर्मित मेडिसिन में 130 से लेकर 150% तक के प्राइस का डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। तो इसलिए अनिवार्य है कि उन सभी सुविधाओं को भी महिला, बुजुर्ग, बूढ़ों सभी तक पहुँचाया जाए ताकि उनके स्वास्थ्य के साथ इस तरह की समस्या उत्पन्न ना हो और उनके खिलवाड़ ना हो। ज़रूरी है कि परिवार की मानसिक वृद्धों की मानसिक स्थिति और परिवार की मानसिक स्थिति के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता का बढ़ा होना और वह स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध होना जो कि किसी भी व्यक्ति को मिनिमम स्तर पर होनी चाहिए। इसके लिए अनिवार्य है कि ईमानदार से अपना कार्य पूर्ण किया जाए, सामाजिक दृष्टि को बदला जाए और जागरूकता को बढ़ाया जाए, किस तरह से एक स्वच्छ परिवेश की निर्माण किया जाए। 300 शरणार्थियों को मिले भारतीय नागरिकता, किस तरह से सीएए के तहत 14 शरणार्थियों को गृह सचिव के द्वारा सौंपा गया सर्टिफिकेट। तो जब हम बात करते हैं नागरिकता की, तो भारत अ, के संविधान के भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक भारतीय नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय संविधान द्वारा एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। जब हम बात करते हैं नागरिकता की, तो भारत में नागरिकता जन्म से वंशानुगत और पंजीकरण के द्वारा प्रदान की जाती है। जब हम बात करते हैं किस तरह से बा 1 जुलाई 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 से पहले तक आए व्यक्तियों को भारत की नागरिकता दी जाती है तथा उसके पश्चात भारत में आए व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता प्रदान की जाती है, जिसमें भी समय-समय पर प्रावधान किए गए थे। जब 1962 में पांडिचेरी को भारत में विलय किया गया था, उस समय पर उसमें परिवर्तन किए गए थे। साथ-साथ जब हम बात करते हैं किस तरह से असम अकॉर्ड जो कि 1985 में हुए थे, उनमें भी बांग्लादेश से आए शरणार्थियों के लिए कुछ कंडीशन रखी गई थी जिन्हें की भारतीय नागरिकता प्रदान की गई थी। हम देखते हैं किस तरह से 2014 दे एक 31 दिसंबर 2014 से पहले जो व्यक्ति भारत में रह रहे हैं, उन्हें सीएए के तहत नागरिकता प्रदान की जाएगी, लेकिन वह गैर मुस्लिम प्रवासियों को ही इस कानून के तहत सुविधा प्रदान की जाएगी, जो कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए हुए हो, लेकिन गैर मुस्लिम हो। वहाँ जब हम बात करते हैं हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को यह नागरिकता प्रदान की जाएगी। इसी के माध्यम से यह कानून 2019 में लाया गया था, लेकिन अब 2024 में प्रथम बार इसके द्वारा नागरिकता प्रदान की गई है। सीएए के तहत नागरिकता के लिए सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है और सुविधाओं को ऑनलाइन रखा है ताकि हेल्पलाइन नंबर जारी किए ताकि डिजिटल अ, डिजिटली वह सभी सुविधाएँ प्रदान की जा सके जो शरणार्थियों को मिलनी चाहिए और उनके द्वारा उन्हें शपथ पत्र भी दिलाया जाएगा, क्योंकि यह संविधान में व्यक्त है कि कोई भी व्यक्ति जो पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्रदान करता है, उसे शपथ संविधान के प्रति, भारत के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाई जाती है। मंत्री जेपीएस राठौर को मिलेगा सहकारिता रत्न पुरस्कार। तो देखने के लिए मिला था किस तरह से यूपी सहकारिता आंदोलन को ग्राम स्तर तक पहुंचाने के लिए सराहनीय योगदान के कारण इन्हें इफ्को के द्वारा 2022-23 के सहकारिता रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। किस तरह से 11 लाख रुपए और प्रशासित पत्र के माध्यम से उन्हें सम्मानित किया जाएगा। इनके द्वारा जन-जन तक सहकारी आंदोलन को पहुँचाने और जो कमज़ोर जिले सहकारी बैंक और पूरा जीवन करने के लिए महत्वपूर्ण है। किस तरह से 30 लाख किसानों को इन्होंने पैक्सों का सदस्य बनाया और सहकारी समितियों की जो भागीदारी है उसको बढ़ाया और उनके बारे में जागरूकता फैलाई। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 जारी किया गया। तो हम देख सकते हैं यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक जो है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा
WEF के द्वारा जारी किया गया, जिसमें भारत का स्थान 39वें स्थान पर है। जब हम 2021 की बात करते हैं तो 2021 में भारत का स्थान 54वें स्थान पर था, और जो कि सुधर कर अब 39वें स्थान पर आ गया है। अमेरिका इसमें शीर्ष पर है। भारत दक्षिण एशिया और निम्न मध्य आय वाली अर्थव्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर है। किस तरह से अमेरिका के बाद स्पेन, जापान, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया को इस सूचकांक में शामिल किया गया है। परिणामों को देखते हुए पता चलता है किस तरह से ऊंचाई वाली अर्थव्यवस्थाओं में आमतौर पर विकास और पर्यटन के ऊपर अधिक ध्यान दिया जाता है। इसलिए अनिवार्य है कि भारत जो पर्यटन के लिए निरंतर कार्यरत कर रहा है, उसमें सभी धार्मिक स्थलों को जोड़ना हो या फिर जो पर्यटन स्थल है उनको जोड़ना हो। जब हम पर्यटन की बात करते हैं तो भारत में 3 तरह के पर्यटन देखने के लिए मिलते हैं। एक है रमणीय पर्यटन स्थल, एक है हिल स्टेशन देखने के लिए मिलता है, उसके अलावा एक है जिसमें हिल स्टेशन वगैरह देखने के लिए मिलता है। दूसरा है चिकित्सक पर्यटन। किस तरह से जयपुर, उत्तराखंड और तमिलनाडु में इस तरह के पर्यटन हमें देखने के लिए मिलते हैं। थर्ड, जब हम बात करते हैं तो किस तरह से मंदिरों से संबंधित धार्मिक पर्यटन स्थल के माध्यम से इनको बांटा गया है कि किस तरह से उन सभी स्थलों को जोड़ा जा रहा है और पर्यटन को भी अत्यधिक बढ़ाया जा रहा है, ताकि उस क्षेत्र की भी वृद्धि की जा सके, उनका विकास किया जा सके और वहां पर रोजगार उत्पन्न किया जा सके, जिसके द्वारा भारतमाला प्रोजेक्ट के माध्यम से और गति शक्ति के माध्यम से हर एक कोने को दूसरे कोने से जोड़ा जा रहा है, ताकि कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके और वंदे भारत और गति शक्ति ट्रेन के माध्यम से उन सभी चीजों को और सरल बनाया जा सके। और जब हम बात करते हैं इंडियन स्किल्स 2024 शोकेस इंडियन टॉप टैलेंट, तो इंडियन स्किल कंपटीशन 2024 में इनोग्रेट किया गया है, जिसमें लार्जेस्ट स्किल इवेंट अब तक का होगा, जिससे न्यू दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा इसको किया गया है, जो हाईलाइट करेगा बेस्ट स्किल डेवलपमेंट ओवरऑल द कंट्री। किस तरह से 900 स्टूडेंट ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिसमें 30 से ज्यादा स्टेट और यूनियन टेरिटरी शामिल है, जिसमें 400 से ज्यादा इंडस्ट्री एक्सपर्ट पार्टिसिपेट करेंगे। जब बात करें किस तरह से यह बताता है कि इंडियन स्किल का जो फ्यूचर है उसमें कंपटीशन है, उसके तहत 61 स्किल्स रेंज की गई। किस तरह से ट्रेडिशनल क्राफ्ट से लेकर मॉडर्न टेक्नोलॉजी तक सभी स्किल्स को इनके द्वारा यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है। किस तरह से जो 47 कंपटीशन 47 कंपटीशन विल बी हेड ऑन साइट, और जो 14 विल टेक प्लेस ऑफ साइट स्टेट्स लाइक कर्नाटका, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, ensuring the access of top notch infrastructure। किस तरह से यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो स्किल्स है वो है ड्रोन फिल्म मेकिंग, टेक्सटाइल, वेविंग, लेदर, शू मेकिंग, मेकअप, यह सभी स्किल्स को यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है। तो देख सकते हैं किस तरह से हम स्किल इंडिया की बात करते हैं, उसको प्रमोट करने के लिए बात करते हैं, तो इस तरह के स्टेप भारत के द्वारा लिए जा रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सके, स्किल्स को प्रमोट किया जा सके और यहाँ पर ट्रेडिशनल क्राफ्ट और मॉडल टेक्नोलॉजी को साथ साथ लेकर चला जा रहा है। यह एक देखने योग्य बात है। 6 प्रमुख हवाई अड्डों पर सामान लौटाने की प्रक्रिया में शीघ्र होगी। हाल ही में देखने को मिला है किस तरह से हवाई यात्रा में होने वाली समस्याओं के कारण DGCI निरंतर न्यूज में बना हुआ है। किस तरह से कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे 6 एयरलाइन के माध्यम से जो प्रक्रिया में सुधार किया गया है, जो कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार 30 मिनट के अंदर भारतीय यात्री को उनका सामान लौटा दिया जाएगा, जिसमें पहले अधिक समय लगता था, जो कि 90% व्यक्तियों तक 30 मिनट के अंदर उनका सामान पहुंचाने के लिए कहा गया है। कोरोना के उपस्वरूप KP2 और 290 व KP1 से 34 लोगों का संक्रमण देखने के लिए मिला है। सिंगापुर में कोरोना विषाणु संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके बाद KP2 और KP1 जैसे वेरिएंट ने भारत में दस्तक दी है। किस तरह से संक्रमण के मामले बढ़ने के कारण बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा यह बताया गया है कि यह मामले गंभीर और रूप से बीमारी होने के नहीं है। इसमें चिंता और घबराने का कोई कारण नहीं, क्योंकि यह जो है नई लहर से दुनिया भर में देश चिंतित हो गए हैं। जब बात करते हैं उनके उप स्वरूप है, यही कारण है कि जब स्कार CoV-2 के विषाणुओं के गुणों की बात करते हैं तो यह भिन्न पाए जाते हैं। INSCOG मामलों ने इसके प्रति संवेदनशीलता जताई। किस तरह से इंडियन सार्क सोप टू कंसंट्रेशन और जीनोमिक्स
के द्वारा नए स्वरूप में पाया गया है कि इनका मुकाबला कर सकते हैं नहीं। उन्हें बताया कि विषाणु के कारण बीमारी की गंभीरता में बदलाव का पता लगाने के लिए अस्पतालों में व्यक्त नमूने लिए गए हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके है कितनी खतरनाक है और कितनी नहीं। हाल ही में देखने को मिला किस तरह से केंद्र शासित प्रदेश और 7 राज्यों में इस तरह के मामले देखने के लिए मिले हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर 23 मामले देखने के लिए मिले हैं। इसके अलावा गोवा, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र और उत्तराखंड, राजस्थान जैसे मामले, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में यह सारे मामले देखने के लिए मिले हैं। श्रीलंका में लॉन्च हुआ यूपीआई, भारतीय पर्यटन अब फोन पे से कर सकेंगे ऑनलाइन भुगतान। तो श्रीलंका में भारतीय पर्यटन की राहत प्रदान की गई। किस तरह से श्रीलंका और फोन पे यूपीआई द्वारा लॉन्च किया गया, उन्होंने लंका पे और यूपीआई फोन पे को लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से जो भी कारोबारी है, जो भी पर्यटन के लिए वहां गए हुए भारतीय हैं या फिर अन्य है, उन सभी को पेमेंट करने में सुविधा होगी और फोन पे के माध्यम से वह आसानी से सुविधा कर सकते हैं, जिसमें लंका पे क्यूआर का उपयोग करके यूपीआई के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है। इससे नेशनल पेमेंट नेटवर्क सुलभ बनेगा और उपयोगकर्ता लंका क्यूआर कोड को स्कैन कर सुनिश्चित व त्वरित भुगतान को कर सकेगा और इससे राशि विनिमय भी बढ़ेगा, जिसे भारतीय रुपए में कटेगी। क्या देख सकते हैं किस तरह से यूपीआई के माध्यम से निरंतरता बढ़ाई जा रही है। और जब बात करते हैं कि विभिन्न देशों के बीच में निर्यात और आयात की, तो उसके लिए डॉलर या फिर अन्य करेंसी से शिफ्ट होकर डिजिटल पे और करेंसियों के बीच भुगतान के विषय पर चर्चा की जा रही है। नेक्स्ट है न्यू कैलोडोनिया में हिंसा भड़की और फ्रांस ने लगाया आपातकाल। जब न्यू कैलोडोनिया की बात करते हैं तो 1853 में नेपोलियन के उत्तराधिकारी नेपोलियन तृतीय के द्वारा फ्रांस के अधीन इसको किया गया था, तथा 1957 में स्थायी लोगों ने फ्रांसीसी नागरिकता दी गई थी, जिसमें कि 1888 में पहली बार यहाँ पर समझौता हुआ था। जब हम फ्रांस की बात करते हैं तो फ्रांस ने न्यू कैलेडोनिया के स्वात स्वायत्तता और लगातार 3 जनमत संग्रह करने का वादा किया था, जो कि 2018 से 2021 के बीच में जनमत संग्रह किए गए और अधिकांश का मत यही था कि वह फ्रांस के हिस्सा बनने का विकल्प चुनते, लेकिन कुछ स्वतंत्र समर्थकों के द्वारा इस जनमत का परिणाम को अस्वीकार कर दिया गया। वही प्रशांत महासागर में स्थित इस द्वीप पर हिंसा भड़क गई है, जिसका कारण यहाँ पर आपातकाल लगाना पड़ा। कि किस तरह से इस द्वीप को आजाद करने की बात कही जा रही है और इसी मांग को लेकर यह हिंसा भड़की है, जिसके लिए कहा गया है कि किस तरह से 1885 में भी ऐसा उपाय लागू किया गया था, जिसमें फ्रांस की सरकार ने हिंसा समाप्त करने के लिए जो है आपातकाल का आह्वान किया था। वही जब बात करते हैं न्यू कैलेडोनिया की, तो वहां के लोगों ने मतदान सुधार का विरोध कर रही है। इस सप्ताह में है वहां पर जो समस्या है वह बढ़ती हुई दिख रही है। किस तरह से न्यू कैलेडोनिया में 10 साल के लिए रहने वाले निवासियों को प्रांतीय चुनाव में मतदान करने की अनुमति दे दी गई, लेकिन वहां के व्यक्तियों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। जब हम न्यू कैलेडोनिया की बात करते हैं तो यह प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में यह पड़ता है। यहाँ देख सकते हैं किस तरह से न्यूजीलैंड के नॉर्थ में और ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में यह द्वीप पाया जाता है, जो कि पुर्तगालियों जो कि सॉरी फ्रांस के अंडर आता है, जो कि नेपोलियन द्वितीय द्वारा 1853 में अधिग्रहण जिसको नेपाल फ्रांस का हिस्सा बनाया गया था। वैक्सीन लेने वालों में 30% लोग हुए बीमार। तो कोविशील्ड के बाद भारत बायोटेक वैक्सीन के प्रभावों का अध्ययन करने के बाद पता लगा है कि 30% लोगों में समस्या देखने को मिल रही है। इसमें पाया गया है कि किस तरह से सांस लेने से संबंधित चर्म रोग, एलर्जी, खून का थक्का बढ़ना जैसी समस्या देखने के लिए मिल रही है। इसके अलावा मधुमेह और रक्तचाप के कारण भी और कुछ लोगों की मृत्यु स्ट्रोक के कारण हुई है। वही कोविड का टीके का इस्तेमाल होने के बाद राइनोसेरेबेलम मिरकोसिस जैसी समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है। इन सभी समस्याओं के कारण देखने को मिल रहा है कुछ महिलाओं में टीका लगने के बाद बेहोशी की समस्या उत्पन्न हो गई, जिसके कारण उनके अचानक और अज्ञात मौत का कारण बने हुए। देखते हैं किस तरह से टीका लगवाने के बाद दिक्कत देखने को मिली। त्वचा के असर में 10% तक लेकर समान विकार जो है 10.2%, तंत्रिका तंत्र पर जो विकार 4.7% देखने के लिए मिले किशोर में। जब हम वयस्कों की बात करते हैं तो सामान्य
यह संख्या में कम देखने के लिए मिलता है, लेकिन उनके तंत्रिका तंत्र पर अधिक प्रभाव देखने के लिए मिलता है किशोर के कंपेरेटिवली। जब महिलाओं की बात करते हैं तो मासिक धर्म विकार जो है 4.6%, नेत्र संबंधित विकार जो है 2.7% और हाइपो हाइपोथा थायराइड हाइपोथायराइड की समस्या 0.6% देखने के लिए मिली है। नेक्स्ट है संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा नया वीजा लॉन्च किया गया जिसका नाम है ब्लू रेजिडेंसी। यूएई द्वारा 10 गोल्डन वीजा ग्रीन वीजा के बाद अब ब्लू रेजिडेंस वीजा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जो कि इस तरह का प्रोग्राम है जो कुछ चुनिंदा लोगों को 10 साल के लिए यूएस में निर्बाध रूप से रहने का अधिकार प्रदान करेगा। इस वीजा को 10 साल के लिए रखा गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आंसर।